नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे शक्ति पंप्स की। कल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद आज शार्प रिएक्शन है स्ट्रीट पे, दबाव के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में ये मोमेंटम क्यों लूज आउट हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों प्रेशर आया रेवेन्यूज पे, मार्जिन्स पे दबाव क्यों है, आगे का आउटलुक कैसा है, इस सब पे बातचीत होगी। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पाटीदार साहब हमारे साथ होंगे और हेडलाइंस के उस पार भसीन सर, गाबा सर दोनों से चर्चा करनी है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का जोरदार कमबैक, निफ्टी 15,800 के पार। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और इंफोसिस ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा एक्शन, 400 अंक से ज्यादा उछला। मिड कैप्स भी फुल जोश में। कैबिनेट की बैठक में स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम को मिल सकती है मंजूरी। खबर से स्पेशलिटी स्टील बनाने वाली कंपनियों में जोरदार तेजी, वहीं बीपीसीएल में 100% एफडीआई को मंजूरी संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। डिमांड जो हम देख रहे हैं इंडिया में भी, एक्सपोर्ट मार्केट में भी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नो योर कंपनी में मैनेजमेंट की अच्छी कमेंट्री और पीएलआई स्कीम को मंजूरी की उम्मीद में जिंदल स्टेनलेस में जोरदार उछाल। शेयर 18% बढ़कर नए शिखर पर पहुंचा। जिंदल स्टेनलेस हिसार में भी तगड़ा एक्शन। रियल्टी शेयरों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2.5% की तेजी। डीएलएफ, फीनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर 3 से 5% तक दौड़े। और अनुमान पर खरे उतरे एचयूएल के Q1 नतीजे, मुनाफा करीब 10% बढ़कर 2061 करोड़ रुपए हुआ। वॉल्यूम ग्रोथ भी उम्मीद से ज्यादा 9% रही। नतीजों के बाद शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी। दूसरे एफएमसीजी शेयरों में भी बहार, अच्छे रिजल्ट से 10% भागा जुबिलेंट फूडवर्क्स। बढ़िया मोमेंटम, 1.25% का उछाल इस समय। तो गैप अप की शुरुआत तो एक्सपेक्टेड थी भाई, 2-2 दिन के यूएस के क्यूज डाइजेस्ट करने थे और यूएस में बढ़िया मोमेंटम था। पर सबको डर यह था कि ये गैप अप कितना सस्टेन करेगा। इस गैप में खुलने के बाद क्या फिर से सेलिंग आएगी? टचवुड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट गैप अप के साथ खुले, गैप पे कंसोलिडेट करा और अब फर्दर गेन्स ईक आउट करते हुए मोमेंटम इंटैक्ट है, मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। और ध्यान रखिए अब इंपॉर्टेंट, आज का वैसे ही सेशन इंपॉर्टेंट था वीकली और एक्सपायरी का, और अब उस इंपॉर्टेंट सेशन के आखिरी के वो 2 घंटे का ऑल इंपॉर्टेंट ट्रेड। तो ऐसे में कैसे बनेगा पैसा, इस पर कर लेता हूं फोकस। पहले भसीन सर को जोड़ रहा हूं। भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। ये ईद के बाद एकदम मूड मॉल बदल गया है, गियर शिफ्ट करा है बाजार ने सर। ये मोमेंटम रहेगा ना आगे भी? तो आशीष जी, पहले आपको और आपके इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इससे अच्छी ईद नहीं हो सकती सर, आपको भी का मुंह काला। और बिरयानी के साथ आपको, बिरयानी के साथ आपको खीर भी मिलेगी। 16,000 की एक्सपायरी होगी। तो आपको लिख के दिया था जुलाई में 16,000, अब चाहे कल आए या थर्सडे को आए, 16,000 की एक्सपायरी है। 37,000 बैंक निफ्टी जाएगा। देयर वाज सो मच ऑफ शॉर्टिंग ऑन फ्राइडे के आज भी वो कवरिंग नहीं हुई। फ्यूचर वर ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट। तो आई वुड एक्सपेक्ट लास्ट घंटे में तो और जोर से तेजी आएगी। इनफैक्ट बैंक में बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, आपको रिजल्ट का अंदाजा दे दूं कि बजाज ऑटो के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया थे। मैं आपको रेगुलरली फ्राइडे तक कहता हूं बाय द 2 व्हीलर। मैं अभी भी कहता हूं हीरो होंडा विल रिपोर्ट सुपर नंबर। और हीरो होंडा इज द मास सेलिंग प्रोडक्ट। तो हीरो होंडा लीजिए 2825 में, 2775 का स्टॉप लॉस, 2950 का टारगेट। दूसरे रिजल्ट आपको कहे इंडियन बैंक के बाद अब आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र doubling of 50% jump in net interest income and reduction in NPAs. इसका मतलब PSU mid cap banks will do extremely well. तो बैंक ऑफ बड़ौदा 80, 80.5 में लीजिए, 78 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। और एक आपको अपडेट भी दे दूं कि मैंने आपको फ्राइडे को आईसीआईसीआई बैंक 645 में दिलाया था, 665 का टारगेट, 662 दिख गया। प्रॉफिट बुक कीजिए। और साथ में एचडीएफसी
HDFC में अभी भी मैं 28,500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो उसमें 26,500 का, तो उसमें अभी बने रही है, लेकिन वो आज भी 2520 बिक गया। बिल्कुल ठीक, आपकी स्क्रीन पे इस समय के बढ़िया वाले ट्रेड्स आते हुए, इनमें खरीदारी करने के मौके। और ईद कल थी, ईदी आज मिली है, और ईदी के साथ साथ बढ़िया बिरयानी और खीर की तैयारी है, तो ये मोमेंटम जो है ये इंटैक्ट रहना है, और इन तरह के बढ़िया पिक्स के थ्रू इस मोमेंटम को आप कर सकते हैं चेंज। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करिए, और ये वो बेहतरीन स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। बसीर सर, थैंक यू सो मच। और अब गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर आए, गुड आफ्टरनून। ये एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेड लिया सर आपने आज? सुबह से कोई ट्रेड लिया क्या आज? हाँ, एक ही लिया था, लॉन्ग साइड, जल्दी निकल गया, पैसा मिल गया, अब ठीक है। उसके बाद और ऊपर चला गया। अब फ्रेश एंट्री का सोच रहा हूं, शायद ये जगह अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा टाइमिंग के लिए सोच रहा हूं, लेकिन लगता है कि यहां से एक फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। नहीं तो मैं समझा नहीं, तो आप मतलब अभी फ्रेश एंट्री तेजी की और करने की गुंजाइश बनती है ना? अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं तो एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड तेजी की तरफ लिया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी पर है, या मैं एक लेवल देता हूं, जो अभी की जगह है, ये जगह अच्छी है बाउंस करने के लिए, सेकेंडरी ट्रेड के लिए, क्योंकि सुबह तो आप पैसा कमा रहे हैं, जब कमा लिया तो रिस्क थोड़ा कम है अब। तो यहां पर आज अभी एक लो दे देता हूं मैं, 50, ये फ्यूचर है निफ्टी का, बैंक का दे देता हूं। स्टॉप होना चाहिए 34,760 बैंक निफ्टी। फिर एक ट्रेड मिलेगा, अगर ट्रेड मिलेगा तो 34,950 तक, 920 तक एक संभावना है। एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन ले सकते हैं आप। अच्छा, इस बीच आज के नंबर्स भसीन सर मेंशन कर ही रहे थे। बजाज ऑटो, HUL नंबर्स अच्छे, स्ट्रीट रिजॉइस कर रहा है। इस बीच HUL के CFO साहब नंबर्स पे इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। एक बार चल के सुनते हैं देश की दिग्गज कंपनी कह क्या रही है। ऑडियो नहीं आ रहा है उसमें, कोशिश करूंगा फिर से रीपैच करने की। लेकिन बजाज ऑटो और HUL, डायरेक्टर साहब, दोनों स्टॉक्स, दोनों निफ्टी की कंपनी के नंबर्स आ जाने थे, आ गए। दोनों को स्क्रीन पे एक साथ दिखाइए। और गाबा सर, ये HUL चलने के बाद एकदम से करेक्टिव मोड, खैर वो पोजीशंस ली होंगी लोगों ने नंबर्स से पहले, वो अनवाइंड हो रही होंगी, पर दोनों चार्ट्स को देखकर कहीं ट्रेड नजर आता है क्या? बजाज ऑटो, HUL। बजाज ऑटो, HUL तो अच्छा लगता है मुझे, मैं कहूंगा बिल्कुल। 2400 में जो ब्रेकआउट मिला है, जो सपोर्ट मिला है, वो बढ़िया है। ये 2500 का जो लेवल था, ये पर कहते हैं कॉल्स एंड पुट्स प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, शायद उसीलिए कुछ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज HUL बहुत बढ़िया है। वीकली चार्ट अब भी अच्छा है, ले लेना चाहिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। जरूरी नहीं हमको फ्यूचर में लेना है, कैश में ले सकते हैं। मुझे हायर जोन दिखता है HUL में। और रही बात आप कौन सा, बजाज फाइनेंस की बात की आपने, ऑटो, बजाज ऑटो की बात करता हूं, निकाल लेता हूं चार्ट यहां पर। बजाज ऑटो का बढ़िया है, अच्छा बेस बना हुआ है, 3,900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में है। टाइट स्टॉप किसी को चाहिए तो लगा सकते हैं, 3,925 अप मूव ऑन है। टारगेट करीब 4,100 के हो सकते हैं बजाज ऑटो। चलिए गावा सर, थैंक यू सो मच। शक्ति पंप्स का स्टॉक दिखाइएगा, 6% नीचे। मैनेजमेंट से बस बात करने जा रहा हूं, पहले HUL जहां लेके जा रहा था आपको एक बार सुना देता हूं HUL के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या चल रही है। Especially in the months of April and May, where rural areas were also very impacted. And what were you seeing in terms of recovery on that front? Are you seeing a recovery coming already in the rural demand as well? And also, if you could also just touch a bit about input cost pressures also, they did continue into the first quarter as well. So how do you see that panning out? Did you have to take any more price increases also? And what's the current scenario on that front? Yeah, sure. If I'm starting with your first question on the impact within the quarter. So beginning of April, almost till mid-April, our overall climate for our business was very, very strong, like in March quarter. As the COVID started impacting more towards the end of April, May was, I would say, one of the toughest months that we had, where we all know that as we had issues across country and COVID spiked at a very high level. So May definitely saw business challenges as restrictions came into place to control the spread.
But the good news is, in month of June, we started to see gradual recovery. And as we speak in July, in my mind, the market growth and the market levels are back to where it were in March 21. So we have seen a pretty good recovery from May into June and early July. That's one. Second, talking about the overall input commodities, you're right. Our three key categories, skin cleansing, tea. तो ठीक है, मई से जून, जून से जुलाई के बीच में डिमांड है मंथ ऑन मंथ बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये कमेंट्री कई सारे मैनेजमेंट से आ रही है। आज सुबह एशियन पेंट से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि पेन था पैंडेमिक वेव 2 का, लेकिन जून ऑनवर्ड्स डिमांड में बहुत स्ट्रांग पुल बैक देखने को मिला है। तो देखते हैं वो पुल बैक किस हद तक सस्टेन होता है। एक्चुअली ये भी कह रहा है कि भाई 90% कर्मचारियों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो सब वैक्सीनेट हो जाएंगे एक बार तो शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, ऑफिस स्पेसेस वापस ऑक्यूपाई होती हुई नजर आएंगी। चलिए, लेकिन अब शक्ति पंप्स, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पाटीदार साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पे साल दर साल आय में बढ़िया 70% का जंप देखने को मिल रहा है, पर स्टॉक जो है थोड़ा दबाव दिखा रहा है। पाटीदार साहब, साल दर साल तो बढ़िया 70% का जंप, पर वो 70% का जंप इसीलिए क्योंकि जिस साल के हम क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं वो लॉकडाउन वाला था, तो बेस भी कमजोर होगा। मेरे ख्याल से दिक्कत ये है कि क्यू ऑन क्यू तिमाही दर तिमाही 50% रेवेन्यू गिर गए सर। ये इस तरह से दबाव क्यों? किसका कोविड का इंपैक्ट था और वाकई कितनी डिमांड ठंडी पड़ गई? नहीं आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो हमने ये चैलेंजिंग क्वार्टर हमारे लिए था। फर्स्ट चैलेंजिंग क्वार्टर तो ये था कि हम भी कोविड में ही थे और हमारी जो कस्टमर है वो भी कोरोना को झेल रहे थे। इसके साथ में हमारे साथ एक और काम ऐसा हुआ कि कुसुम को लेके हम बड़ा अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया और इसमें ये कुसुम में ट्विस्ट ये आया कि दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ लोग हमारे जो टेंडर में पार्टिसिपेट किए हुए थे वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए और उन की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ। बाद में मिनिस्ट्री ने इसमें स्टेप लेते हुए ये डिसाइड किया कि नहीं, हम पुराने डेट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते हैं, और वो एक्सटेंड हुआ और हम उस बिजनेस में आगे चल रहे हैं। और कोर्ट में अभी ये 2 तारीखों के बाद में ये निर्णय आया कि जो 5 लोगों ने कोर्ट में लगाया था उनमें से 3 लोगों का वो खारिज हो गई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशंस, और 2 लोगों की 12 अगस्त लगी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारे इस स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाते तो हमको वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिले गवर्नमेंट साइड से हो गया। हालांकि मिनिस्ट्री ने MNRE ने भी अपने बजट में प्लान किया हुआ है, स्टेट ने भी प्लान किया हुआ है, थोड़ा सा डिले हुआ है इस क्वार्टर में, वो आगे बढ़ के अगले क्वार्टर्स में हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंट है कि 12 अगस्त को जो कोर्ट से निर्णय आएगा उसमें वो कोर्ट का निर्णय कुछ भी आएगा तो उनको उस टेंडर में एंटर करने के लिए आया, तो भी ये टेंडर कोई क्वांटिटी बेस्ड नहीं है, ये टेंडर मार्केट मोड का टेंडर है। इसमें हमारे कस्टमर हमारे साथ है, हमारी क्वांटिटी हमारे साथ है, सिर्फ थोड़ा सा डिले हो गया है। इसके लिए हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा और हमको भी इस बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमने जो प्लान किया था वो हम प्लान सही तरीके से नहीं कर पाए। ठीक। कोर्ट। अच्छा पाटीदार, एक मिनट लौट रहा हूं, मुझे कुसुम वाला और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स, तीसरी निफ्टी की कंपनी जिसके नंबर्स आने थे, आज 3 नंबर्स आने थे, तीसरा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक और सीमेंट मेजर की तरफ से। एसीसी में हमने वो आता हुआ देखा था, इसीलिए सीमेंट री रेट हो रहा था और अल्ट्राटेक ने भी जस्टिफाई करा उस री रेटिंग को। एक्सपेक्टेशन से बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, 3000 करोड़ रुपए के एबिटा की एक्सपेक्टेशन के सामने 3300 करोड़ रुपए का एबिटा है, तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एबिटा क्लॉक हुआ है। तो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 25-25.5% के आसपास के मार्जिन होंगे, 28% पे मार्जिन हैं, यानी कि उम्मीद से 250-300 बेसिस पॉइंट्स बेहतर देखने को मिले हैं। और इसीलिए नंबर्स अच्छे आने थे, क्योंकि अब लास्ट ईयर जैसे पाटीदार साहब से भी इनकी कंपनी की बात हो रही है, साल दर साल सबके नंबर्स बेहतर दिखने थे, पर जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की उससे बेहतर डिलीवर करा है। स्टॉक तो खैर क्या मजबूती के साथ इस समय कामकाज, ऑलमोस्ट 1% का उछाल, 1.25% का मेरी स्क्रीन पे उछाल नजर आ रहा है। 75.54 तो अपने हाईस पे तो वैसे ही इस समय जहां खड़ा है उसी हाईस के आसपास कामकाज होता है, बढ़िया मोमेंटम। अच्छा पाटीदार साहब, तो कुसुम से बड़ी उम्मीद थी, कुसुम वो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वो सब्सिडी वाला गेम था, उसमें आपको ऑर्डर्स रोल आउट होने थे, आप कह रहे हो वो सब क्वांटिटी इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, बस इस कोर्ट प्रोसीडिंग से चलते थोड़ा डिले हो गया है। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का डिले मतलब ये कितना बड़ा ओवरहैंग हो जाता है सर?
नहीं, कॉन्फिडेंस है कि अब Q1 में नहीं हुआ, Q2 ऑनवर्ड्स पिकअप हो जाएगा, या कहना Yes. मुश्किल है, कोर्ट में चला गया है तो पता नहीं कितना समय लग जाए। नहीं, एक्चुअली मिनिस्ट्री ने इसको हमारा जो पुराना रेट कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी हमारे पास ऑर्डर बुक तो करीब 150 करोड़ की है, और आगे भी ये अगस्त तक हमारे को जो इसमें जो एक्सटेंड हुआ है वो 30 सितंबर तक हुआ है, तो 30 सितंबर तक तो हम काम कर ही पाएंगे अब, और कोर्ट का जो डिसीजन है 12 अगस्त तक आ ही जाएगा, हमारा ऐसा मानना है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 12 अगस्त को जो कोर्ट का जो भी निर्णय है, यस कुसुम चल पड़ेगी जो अभी रुकी हुई है नया टेंडर के। कुसुम चल पड़ेगी। अच्छा, एक और दिक्कत थी, शार्प डिटोरिएशन, शार्प दबाव है मार्जिन में, वो साल दर साल भी 12% का 8% के नीचे आ जाता है, 400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ये इसीलिए कि ये कुसुम का इंपैक्ट था, यूटिलाइजेशन कम हुआ सर, इसीलिए ये सब हुआ? और क्योंकि समय कम है तो एक सवाल, आपको कहीं जाना भी है, आपके एनालिस्ट कॉल भी है, 1000 करोड़ रुपए की बोरोइंग की तैयारी हो रही है, जिसके चलते एसेट्स को गिरवी रखने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। तगड़ी बोरोइंग की तैयारी इसी कैलेंडर ईयर में निपटाना है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारे पास एक 250 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ युगांडा का ऑर्डर है, उसको भी इस क्वार्टर में हम लोग आगे लेके जाएंगे। उसके लिए कुछ बैंक गारंटीज चाहिए, उसके लिए भी कुछ फंड्स की व्यवस्था चाहिए, और चूंकि हम ये जो सोलर पंपिंग में है, और सोलर पंपिंग में हमको कुछ ऊंचा टारगेट हम देख रहे हैं अपने आप को। हम जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी उस समय हम 2000 करोड़ की का हम प्लान कर रहे थे, अभी 1000 करोड़ की कंपनी थी, तो हमको जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा लगता है वो भी लगता ही है। हालांकि आज की तारीख में हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में जरूर हम ऊंचा सेल भी देख रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, मार्जिन की बात ऐसी है कि चूंकि रॉ मटेरियल में सभी जगह मार्जिन में थोड़ा इफेक्ट आया था, और उसको हमने कंट्रोल करते हुए कुछ जगह हमारी जहां हम जो कर सकते थे उस पर कंट्रोल करते हुए आगे किया। लेकिन ये जो नया टेंडर जैसे हम जो 12 अगस्त को खुल जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी रेट कुछ बढ़े हुए मिले हैं हमको, तो इसका भी हमको फायदा मिलेगा। और एसएस और एमएस की जो रेट का जो इफेक्ट बीच में इस क्वार्टर में आया है, हमें लगता है कि थोड़ा उसमें भी कुछ आने वाले समय में थोड़ा सा रॉ मटेरियल रेट हमारे कम होंगे। अगर आप हमारे डाटा देखोगे तो रॉ मटेरियल जो है 69% कास्ट हमारी पिछले क्वार्टर में थी, अभी वो 72% हो गई है। तो ये जो 3% हमको रॉ मटेरियल से हिट मिली है, जो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। हाँ, चलिए पाटीदार साहब, थोड़ा सा पेन इस क्वार्टर में, सर कॉन्फिडेंट है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात वापस बहाल होते हुए नजर आएंगे। और अब एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जा रहे हैं पाटीदार साहब, उम्मीद कर रहा हूं सर यही बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे वहां पे। इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर आएगी, भारती एयरटेल ने अपने कॉर्पोरेट पोस्टपेड टैरिफ्स को 30 से 40% बढ़ा दिया है। इस डेवलपमेंट में नजर, लेकिन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भारती एयरटेल, इसने अपने टैरिफ्स को बढ़ा दिया है, और इसी खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से असीम मंचंदा मेरे सहयोगी जुड़ते हुए। असीम, मैंने सही पढ़ा क्या? 30-40% बढ़ा दिया? हाँ जी, सही कहा आपने कि जो पोस्ट पेड टैरिफ्स है उसमें बढ़ोतरी जो है वो की गई है। खासतौर पर ये कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उनके लिए बढ़ोतरी है, और ये एक अंदाज के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो 30 से 40% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी आपको इन टैरिफ्स के अंदर। तो जब मिनिमम प्लान है वो कम से कम 299 रुपए का जो है वो शुरू होगा। पहले जो मिनिमम प्लान था वो 199 रुपए से शुरू होता था, लेकिन सीधे सीधे बढ़ोतरी, अब मिनिमम प्लान जो है आपको 299 रुपए का लेना पड़ेगा। और ये टैरिफ तकरीबन 1 से 1.5 साल के वक्त के बाद जो है वो बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो है दिसंबर 2020 में टैरिफ जो है कंपनियों ने बढ़ाए थे, तब 40% के आसपास जो है प्रीपेड और पोस्टपेड जो है वो दोनों बढ़ाए थे। लेकिन अभी फिलहाल एयरटेल ने आगे बढ़ते हुए अब अपनी टैरिफ्स में, जो कि कॉर्पोरेट टैरिफ्स है, पोस्टपेड टैरिफ्स, उसके अंदर बढ़ोतरी जो है वो कर दी है, और ये बढ़ोतरी 30 से 40% की है। बाकी कंपनियां भी इसको फॉलो अप जो है वो कर सकती है। जल्दी वोडाफोन आइडिया भी अपने टैरिफ जो है वो बढ़ा सकती है। बाकी उसके बाद देखना पड़ेगा कि रिलायंस जो अपने टैरिफ बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। लेकिन एक बार फिर से टेलीकॉम सेक्टर में दरें बढ़ने की शुरुआत हो गई है, जो अब तक की नहीं दिख रहा था हमको कि दरें जो है काफी टाइम से स्टेबल जो है वो लग रही थी, लेकिन अब टैरिफ जो है दोबारा से अपर स्केल पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। टैरिफ्स बढ़ने के सिलसिले की शुरुआत और मैसिव हाइक यहां पे आता हुआ, और भारतीय एयरटेल का स्टॉक अब इस पर रिएक्ट करता हुआ 1.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। शेल्सर और वीरू को भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए एक साथ। शेल्सर, वो पेट्रोल डीजल पे तो पैसा ज्यादा देना था, अभी फोन पे भी खर्चा बढ़ गया। जी बिल्कुल आशीष जी, और वो इसलिए बड़ा है, ये आपको असीम जी ही कंफर्म करेंगे।
जब जब आप देखिए वोडाफोन आइडिया को परेशानी आती है अपने लोन्स वगैरह देने में, धीरे से सरकार कहती है कि भाई आप थोड़े टैरिफ बढ़ा लीजिए ताकि बैंक्स पर रिस्क ना आए, और इसीलिए आप देखिए सुबह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ये हल्का सा आपको इशारा सरकार की तरफ से भी मिलता है। ये असीम जी आपको कंफर्म करते हुए दिखेंगे। पिछली बार भी ये हुआ था कि सारे ऑपरेटर्स ने मिलकर थोड़े से टैरिफ्स बढ़ाए थे। इस वक्त लीड भारती एयरटेल ने ली है और उम्मीद की जाती है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी आपको ये थोड़ी ही देर में या आज शाम तक होता हुआ दिखेगा। मैं असीम जी क्या ठीक कह रहा हूँ? जी सही कहा आपने। देखिए जैसे आपने कर्ज की बात की तो वोडाफोन आइडिया का करीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बैंकों का एक्सपोजर है। तो अगर वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ होता है तो बैंकों को सबसे ज्यादा असर जो है इसके ऊपर पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि टैरिफ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है और टेंडर में होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक कंपनी ने बढ़ाया, उसके बाद दूसरी कंपनी ने शाम तक अनाउंसमेंट की, फिर तीसरी कंपनी ने अगले दिन जो है अनाउंसमेंट की। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि एक कंपनी ने बढ़ाया तो बाकी कंपनियां भी है धीरे धीरे टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो करेंगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ सिलेक्टिव प्लान्स में जो है एयरटेल ने अभी बढ़ाया, क्योंकि सभी देखिए जो बेसिक कस्टमर है वो पोस्टपेड का नहीं है, वो प्रीपेड का है। प्रीपेड के करीबन 85% ग्राहक है, जबकि पोस्टपेड में करीबन 15% के आसपास ग्राहक है। तो वो पोस्टपेड में भी कॉर्पोरेट कस्टमर है, तो जो कि अपने प्लान के साथ स्टेबल रहते हैं। आप अगर कितने भी टैरिफ बढ़ाइए वो छोड़ते नहीं है अपना प्लान। आप हो चाहे मैं हूँ, कॉर्पोरेट कंपनी जितनी भी कंपनियों में एम्प्लॉइज है वो अपना प्लान जो है इजीली चेंज है वो नहीं करते। तो उनके लिए एक मैसिव हाइक यहाँ पर एयरटेल ने जो है वो किया है। तो 30 से 40% की बढ़ोतरी। और अभी फिलहाल मिनिमम प्लान जो है पहले 199 का होता था, 299 का जो है वो कर दिया है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स कॉर्पोरेट कस्टमर को दिए गए, लेकिन फिर भी एक टैरिफ में बढ़ोतरी जो है आपको देखने को मिलेगी और दूसरी कंपनियां भी जल्दी इसको लेकर के अनाउंसमेंट जो है वो कर सकती जी। अब ऐसा करते हैं असीम जी, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खबर को हम लोग अगले शो में भी लेके जाएंगे। आशीष जी आपकी इजाज़त हो तो दो टेक्निकल कॉल्स यहाँ पर, एक भारती और एक वोडाफोन पर ले लेते हैं। भारती आपको बिल्कुल दिखेगा 200 DMA के ऊपर और उसके बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया। मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं, एक रणनीति वो भारती पर आपको सेट करते हुए दिखेंगे। मानस जी। देखिए अभी तो कोई चार्ट्स पे ऐसा इंडिकेशन नहीं है शैल जी जो देख के ये लगे कि यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। केवल एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा कि 520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक इसके नीचे नहीं फिसले आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव होकर लॉन्ग बनाना है तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। 545 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तभी आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अदरवाइज ये साइडवेज मूव है तो इस पे व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। आपने अपने मुख से निकाला आशीष जी, और 35 करोड़ 96 लाख का एक सिंगल ट्रांजैक्शन भारती एयरटेल पे हुआ है। 540 रुपये 15 पैसे आपके सामने प्राइस है। यहाँ पर असीम जी की खबर से बहुत ही अहम डेवलपमेंट फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मूव भारती एयरटेल में, और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जिस परेशानी के दौर से वोडाफोन आइडिया आपको गुजरता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। कुछ ही समय में एक ज़बरदस्त सिंगल ट्रांजैक्शन भारती एयरटेल पर होता हुआ 540 रुपये पर 35 करोड़ 96 लाख रुपए का। इस शो को यहीं समेटते हैं। थोड़ी ही देर में हम जुड़ते हैं आपके साथ और अहम खबरों के साथ।